दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहाकर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गणेश मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उसका रूप देखने लगा मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। यह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आए और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। यह तब की बात है जब मैं 11 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत गोरी लग रही थी। वह हर वक्त छोटे कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे क्योंकि भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी बचपन से ही बहुत फ्री रहते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथ ही बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह हो गई, भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहाकर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गणेश मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उसका रूप देखने लगा मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ क्षण बाद वह बाहर आए और मुझसे बोली, गणेश तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेट कर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं नाक ही ऐसा होने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर वह बातें करती, हंसती, खेलती खाना बनाती। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, गणेश तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज में कुछ खास था और उस पर कई सवाल खड़े हो गए। वो बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो उसने नहीं कहा। मैंने फिर पूछा। मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो दर्द हो रहा है तो दबा दो। उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुका और अब उसकी वह चीज दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वह बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उसका आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। गणेश अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वो मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाओ, तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त हैं ना। तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट
देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहाँ का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। क्योंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थी। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मियाँ और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझसे कहा, शांत रहो गणेश, शोर मत करो। सुबह के 3 बजे और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उसकी आवाज़ सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताज़ा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थी और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया, मैंने भी उसे कसकर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? उसने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन कुत्ता और थारपुर गांव का अर्जुन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां बिजली और पानी की कमी थी और स्कूल तक जाने के लिए उसे हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अर्जुन का परिवार साधारण था। उसके पिता रामलाल एक छोटे से खेत में मेहनत करते थे और माँ सावित्री घर के कामों में व्यस्त रहती थी। गांव में ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करते थे और सपने देखना उनके लिए एक दूर की कौड़ी था। लेकिन अर्जुन अलग था। रात को जब वह अपने घर की छत पर लेटकर तारों भरे आकाश को देखता तो उसके मन में एक सवाल उठता, क्या मैं भी कभी इतना ऊंचा उड़ पाऊंगा? उसका दिल कहता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदले बल्कि पूरे गांव को गर्व महसूस हो। अर्जुन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। गांव के स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां से वह पुरानी किताबें उधार लेता। उन किताबों में वैज्ञानिकों, नेताओं और खिलाड़ियों की कहानियां थीं। एक दिन उसने अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी और उनके शब्द, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम एक प्लांट को सोने न दें, उसके दिल में घर कर गए। उसने ठान लिया कि वह एक वैज्ञानिक बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अर्जुन, ये वैज्ञानिक बनने के सपने छोड़ दे। हमारे गांव के लोग खेती करते हैं या मजदूरी, तू भी यही कर। पिता रामलाल भी कहते, बेटा सपने तो अच्छे हैं लेकिन पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माँ सावित्री उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन वह भी चिंता में रहती कि उनका बेटा इन बड़े सपनों में कहीं खो न जाए। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। गणित और विज्ञान में वह हमेशा अव्वल रहता। स्कूल के शिक्षक शर्मा सर ने उसकी लगन देखी और उसे प्रोत्साहित किया। शर्मा सर ने उसे बताया कि जयपुर में एक स्कॉलरशिप परीक्षा होती है जिसके जरिए वह अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकता है।
अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। पुरानी किताबों, मिट्टी के फर्श पर बैठकर और मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई की। रात को जब गांव सो जाता, अर्जुन अपने छोटे से कमरे में किताबों के साथ जागता रहता। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक जुनून कि वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ कर दिखाएगा। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन सुबह 4 बजे उठा, पैदल बस स्टॉप तक गया और वहां से जयपुर के लिए बस पकड़ी। रास्ते में उसे कई बार लगा कि वह शायद इस बड़े शहर में खो जाएगा, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। परीक्षा हॉल में बैठकर उसने अपना पूरा दमखम लगा दिया। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो अर्जुन का नाम टॉप 10 में था। उसे जयपुर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। मां सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता रामलाल ने पहली बार अपने बेटे को गले लगाकर कहा, मुझे तुझ पर गर्व है। जयपुर में पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन यहां भी मुश्किलें कम नहीं थीं। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी अर्जुन के लिए नई थी। कॉलेज में ज्यादातर बच्चे शहरों से थे, उनके पास अच्छे कपड़े, महंगे गैजेट्स और आत्मविश्वास था। अर्जुन के पास सिर्फ उसकी मेहनत और सपने थे। कई बार उसे लगा कि वह इस नई दुनिया में फिट नहीं हो पाएगा। सहपाठी उसकी सादगी का मजाक उड़ाते और कभी-कभी उसे अपनी गांव की बोली के कारण शर्मिंदगी भी महसूस होती। लेकिन अर्जुन ने इन सबको अपने लक्ष्य के सामने छोटा समझा। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी को अपना दूसरा घर बना लिया। वह दिन में क्लास अटेंड करता और रात को लाइब्रेरी में नई नई किताबें पढ़ता। उसने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग चुनी, क्योंकि उसे लगता था कि तकनीक ही भविष्य है। कॉलेज के दूसरे साल में अर्जुन को एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उसे सौर ऊर्जा पर आधारित एक छोटा सा मॉडल बनाना था। उसने इसे अपने गांव की समस्या से जोड़ा। थारपुर में बिजली की कमी थी और लोग रात को अंधेरे में रहते थे। अर्जुन ने सोचा, अगर वह एक ऐसा सोलर सिस्टम बना पाए जो सस्ता और टिकाऊ हो, तो वह अपने गांव की जिंदगी बदल सकता है। उसने अपने प्रोफेसर से इस बारे में बात की और प्रोफेसर ने उसकी सोच की तारीफ की। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत थी और अर्जुन के पास इतने संसाधन नहीं थे। उसने कॉलेज के बाहर एक छोटी सी नौकरी शुरू की, एक कैफे में वेटर का काम। दिन में पढ़ाई, रात में काम और बाकी समय प्रोजेक्ट पर मेहनत। यह समय अर्जुन के लिए सबसे मुश्किल था। कई बार वह थक कर चूर हो जाता, लेकिन फिर उसे अपने गांव की वो रातें याद आतीं, जब वह तारों को देखकर सपने बुनता था। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने एक सस्ता सोलर पैनल मॉडल तैयार किया, जो छोटे गांवों के लिए उपयुक्त था। उसने इसे कॉलेज के वार्षिक टेक फेस्ट में प्रदर्शित किया। वहां उसका प्रोजेक्ट देखकर एक स्टार्टअप कंपनी के मालिक ने उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। अर्जुन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। उसने स्टार्टअप में काम शुरू किया और धीरे धीरे उसका सोलर मॉडल कई गांवों में पहुंचने लगा। थारपुर में भी उसके बनाए सोलर पैनल लगाए गए और पहली बार गांव में रात को रोशनी हुई। लोग अब अंधेरे में नहीं रहते थे। अर्जुन के पिता, जो पहले उसके सपनों पर शक करते थे, अब गर्व से कहते, मेरा बेटा वैज्ञानिक है। लेकिन अर्जुन का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने स्टार्टअप को और बड़ा किया और कुछ सालों बाद उसकी कंपनी पूरे देश में सौर ऊर्जा के लिए जानी जाने लगी। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई दी जाती थी। अर्जुन अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा था उन सभी बच्चों के लिए जो छोटे गांवों में रहते हैं और बड़े सपने देखते हैं। उसकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और लोग उसे थारपुर का तारा कहने लगे। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, मेहनत और लगन से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, रास्ते में रुकावटें होंगी, लेकिन अगर दिल में जुनून हो और आंखों में सपना,
तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अर्जुन ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव और समाज को भी एक नई रोशनी दी। तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज ही कदम उठाइए। मेहनत करिए, हार मत मानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने सपनों के लिए प्रेरित हो सकें।